डर का बंगाल हटाना पड़ेगा। पूरा भय का बंगाल हो गया। पूरा बारूद और बंदूक के ऊपर बंगाल को खड़ा कर दिया दीदी में 15 बछर में। पश्चिम बंगाल का कोई भी संस्था हाँ। क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप में काम कर रहा है? पुलिस को टेबल के नीचे छिपना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे लोकतंत्र है कहाँ? बंगाल की घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। टीएमसी का सरकार चल रहा है, ये सरकार नहीं चला है, सर्कस चल रहा है। 15 माने साल से इधर सरकार नहीं चल रहा है, सर्कस चल रहा है, सर्कस। अच्छा। पश्चिम बंगाल में 2 ठो शिल्पो दीदी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री में 2 ठो शिल्प इधर किया है। एक ठो लूटो, एक ठो लूटो हाँ। और एक ठो टोटो। टोटो। बंगाल के जहां पर जाइएगा हर रास्ता में वो बीएससी पास करे, एमकॉम करे, जो भी करे, हाँ। चाकरी तो इधर नहीं है, तो क्या करेगा? टोटो चला रहा है। ममता बनर्जी अब बंगाल में खड़े होकर बंगाल के जितने सारे क्राइम है उस क्राइम को और क्राइम करने वालों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो सभी उसके आपस के दल के लोग हैं, कहीं कहीं तो उसके घर के लोग भी मिले जुए हैं। इसीलिए ऐसे कामों में सपोर्ट ममता बनर्जी कर रहा है। और बंगाल की लड़की की सुरक्षा एकदम किस तौर पे है आपको तो पता ही। कस्बा लॉ कॉलेज देख लीजिए, पढ़ाई का जगह है। कस्बा लॉ कॉलेज में हमने क्या देखा कि एक टीएमसी यूनियन की लड़की, वो टीएमसी यूनियन करती थी, और जो उसको दर्शन किया है वो भी टीएमसी का लीडर है। जिस प्रदेश में ये शिक्षा दी जाती है कि सरकार के पैसे को बांट कर खाओ, अकेले मत खाओ, इसलिए जिस प्रदेश का गुरु की शिक्षा ये हो सकती है उसका मंत्री संतरी सब तो करप्शन में लिप्त हो सकते हैं। मुद्दा है जे हमारा लड़की लोगों का सुरक्षा के लिए इस बंगाल से इस टीएमसी को हटाना है। ये ममता बनर्जी के जो सरकार है इसको हटाना है। ममता बनर्जी की सरकार के लोगों को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उनके जो वोट बैंक है वो पूरे फॉल्स वोटर पे डिपेंडेंट है और फॉल्स वोटर एसआईआर के माध्यम से हट जा रहे हैं। वो वोटिंग नहीं करा पाएंगी, वो फॉल्स वोट नहीं डाल पाएंगी, वो बखूबी जानती हैं, इसलिए उनके सीने में दर्द हो रहा है, उनके छाती में दर्द हो रहा है कि एसआईआर उनके लिए गलत है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी विशेष सीरीज सोनार बांग्ला में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बेलूर मठ। इस मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी द्वारा करवाया गया था अपने गुरु राम कृष्ण परमहंस जी के लिए। और इसके पीछे की एक कहानी बहुत स्पष्ट है कि जब विवेकानंद जी अपने भीतर अंतर द्वंद में थे तो वो यहाँ आए। इसके पीछे ठीक हुगली नदी है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी है, और वहां पे जब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से हुई और जब रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा ही उन्हें ये बताया गया कि वो जितनी स्पष्टता से विवेकानंद जी को देख पा रहे हैं उतनी ही स्पष्टता से वो ईश्वर को भी देख पा रहे हैं, तो उनके भीतर जितना ज्ञान का अभिमान था वो टूट जाता है और वो भक्ति मार्ग की ओर निकल पड़ते हैं। वो रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाते हैं और उसके बाद शिकागो में क्या होता है वो तो इतिहास ने देखा ही है। रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के बाद इस जगह को खरीदा जाता है, यहाँ मठ बनाया जाता है। यह अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे एक विद्या मंदिर है और यहाँ का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कॉलेज है। ये लाइब्रेरी भी है अंदर, सब कुछ बहुत ऐतिहासिक यहाँ पे आपको नजर आता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि पिछले कई वर्षों में बंगाल कितना बदला है। क्योंकि जब आप बंगाल जैसे राज्य को कवर करते हैं तो बंगाल के पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अलावा यहाँ का एक कल्चरल एस्पेक्ट और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ दीदी हैं हमारे साथ। दीदी, क्या नाम आपका? पौलमी आदक। यहीं से हैं आप? एकदम बाली से है। ये बताइए क्या हाल है बंगाल के, क्योंकि हम लोग जो बाहरी लोग हैं वो जब बाहर से बंगाल की खबरें देखते हैं तो नजर आता है कि जो एक रिच स्टेट था कल्चर को लेकर वो कई जगह पर अपनी कल्चर की लड़ाई करता है। जब हम बंगाल आते हैं और आम लोगों से या बेसिकली टीएमसी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो कहते हैं ये बीजेपी द्वारा फैलाया गया भ्रम है। तो आप बताइए ये भ्रम है या सच्चाई है? सबसे पहले ये बात है कि हमारे ये बंगाल जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल है, हाँ। रविंद्रनाथ का बंगाल है। हाँ। और इसी बंगाल में आपने अभी अभी जो पॉलिटिशियन का नाम बोला है, हाँ। पॉलिटिक्स वालों का नाम बोला है, हाँ। उसने क्या किया, रविंद्रनाथ का जो मूर्ति था उसको टूटा दिया, भंगा, उसको भंगा है, तोड़ा है। इस अच्छा। बंगाल में ऐसा घटना हुआ है। और आप बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन जो है ये लोग बोल रहे हैं बंगाल की कल्चर के लोग हैं। जिस बंगाल में लेडीज लोगों का सम्मान नहीं है, जिस बंगाल में कोई भी लेडीज लोग अपने घर
से निकलकर अपनी पढ़ाई की जो केंद्र है, अपनी काम की जो जगह है, वहाँ पर जाकर सुरक्षित नहीं है, तब बंगाल की संस्कृति हम कैसे रक्षा करेंगे? जब बंगाल की बहू बेटियां का इज्जत नहीं रक्षा कर सकते, इस बंगाल की जो गवर्नमेंट है, तो वो यहाँ पर बंगाल का जो संस्कृति है वो कैसे न चलेगा? और आप एक बात देखिए, अब हमारे यहाँ पर शिक्षा को लेकर जो एकदम कड़वाई चल रहा है, आपको पता है शायद बंगाल में जो बात हुआ है, तो बंगाल की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम जब अपना किताब खोलते हैं, तो उसमें हमको सिंगूर आंदोलन पढ़ाया जा रहा है अभी तक। तो अच्छा, सिंगूर आंदोलन अगर पढ़ने का चीज है बंगाल की शिक्षा को उन्नति करने के लिए, तो हमको तो अभी इसी से ही पता चलता है कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था, बंगाल की कल्चर, यहाँ की संस्कृति का क्या हाल है। तो सिंगूर आंदोलन जो ममता बनर्जी द्वारा किया गया था टाटा प्लांट के विरोध में, जमीन अधिग्रहण के विरोध में, वो पाठ्यक्रम में शामिल हो गया है। एकदम वो पाठ्यक्रम में शामिल है, उसमें बेचारा मन्ना जो वहाँ का एकदम एक क्रिमिनल है, हाँ, सिंगूर का एक क्रिमिनल है, उसके विषय में वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छा। ऐसा स्थिति है अब बंगाल की। तो अब बंगाल की उन्नयन के लिए दीदी ने अभी तक तो क्या किया हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हाँ उसने भाता देना शुरू कर दिया। और अभी अभी जो बजट पेश हुआ है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि लड़के लोग लड़की लोग जब माध्यमिक उत्तीर्ण होगा, उसके बाद उनको 1000 रुपया भाता मिलेगा, उनके 41 साल तक हाँ, उनका जब उम्र होगा। तो बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भाता, तो हमका जब उम्र है अपने आप को तैयार करने का, माध्यमिक उच्च माध्यमिक ये सब जब होता है, उसके बाद हम पढ़ाई करके अपने करियर को तैयार करें, उसी वक्त हमको क्या मिल रहा है, 1000 का भाता मिल रहा है। तो हम बेरोजगार है, ये तो हमको पहले से ही और 16 साल की उम्र से अपने दिमाग में, हमारी बंगाल के बच्चे की दिमाग में घुसाना चाहते हैं ये ममता बनर्जी कि दीदी, तुम बेरोजगार हो, तुमको काम नहीं मिलेगा। इसका एक पक्ष तो ये भी है ना कि जब आप अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, पढ़ाई के लिए प्रयासरत हैं, तो सरकार जो है वो आपको स्टेशनरी के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए, अपने परिवार पर डिपेंडेंट होने को नहीं कह रही है। इस चीज के लिए सरकार गार्डियन बन के आई हुई है। तो क्या गलत है इसमें? देखिए, एक हाँ, बात, आपको अगर कुछ चीज ऐसे ही मिल जाए हाँ, जो काम करके हम हासिल करते हैं, जो हाँ, हम ईमानदारी से कमाते हैं, उसके उसका जो मतलब होता है, उसका जो महत्व होता है। हम्म, और ये जो 16 साल का उम्र है, उस बच्चे लोगों को हाथ में अगर रुपया मिल जाएगा, हम्म, तो आपको कैसे, हम ये लोग कैसे गारंटी कर सकते हैं कि वो अपनी काम वो जो खर्चा है, वो खर्चा वो ठीक ठीक तरह से करेगा? नहीं करेगा। उस उम्र है उनको बनने का, उसका चरित्र बनने का, उसका शिक्षा, उसका सब कुछ बनने का टाइम है। वहाँ पर उसको रुपया नहीं, वहाँ पर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। बंगाल में अच्छा-अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा यूनिवर्सिटी होना चाहिए और बंगाल में उन्नयन चाहिए कर्म के लिए। शिल्प उन्नयन मतलब डेवलपमेंट, एग्जैक्टली शिल्प होना चाहिए, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होना चाहिए, काम का जगह होना चाहिए और जितने सारा वैकेंसी है बंगाल में, बहुत सारे ऑफिस में आप जाइए, बैंक में हर जगह जाइए, आप सरकारी क्षेत्र में जाइए, देखिए एक दफ्तर में 3-4 आदमी का जगह बैठे हुए हैं और 4-5 आदमी का जगह खाली पड़ा हुआ है। क्यों? वहां पर लोग को नियोग नहीं करा जा रहा है। हमारी बंगाल में क्या शिक्षित लड़का लेके नहीं है तो सब बहुत साल से हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर एसएससी परीक्षा नहीं हो रहा है, यहाँ पर टेट दुर्नीति हो रहा है। तो लड़के लोगों को, बच्चे को, उसके भविष्य को, क्योंकि हम बलून मार्ट के सामने खड़े हैं, यह विवेकानंद जी का जगह है, युवा की जो है, युवा आदमियों की उन्नति के लिए हम यहाँ से प्रयास करेंगे। तो उनके लिए अच्छे शिक्षा और शिक्षा के बाद अच्छे से काम, पढ़ाई के साथ साथ काम, इसके लिए हम लोगों को उद्योगी करना है। लेकिन बंगाल की अभी जो स्थिति है, ये एकदम उसकी विपरीत है। और बंगाल की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो ऐसी ही है कि आपको पढ़ाई करके भी कोई काम नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने जो जिक्र किया, दो चीजों का जिक्र किया, एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति को भंग करने की बात की, किसने की थी? टीएमसी वालों ने किया था, कहाँ पे? टीएमसी वालों ने कोलकाता पे ही किया था, रैली अच्छा, में, रैली चल रहा था वहां पे, उसने ये काम कर दिया था सबके सामने। और क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी को जब भी कोई उसकी दल की कोई लीडर, कोई कोई भी नेता कोई ऐसा काम करता है, तो बोलता है छोटा बच्चा है, दुष्टू चेले है, भाई है, ऐसे ही बोल के उस वो जो बड़ा क्राइम है उसको ऐसे ही छोटा बना देते हैं उसके बाद में। दूसरी जो आपने बात की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो राज्य में महिला मुख्यमंत्री ही हैं। जब हम राज्य की महिला मुख्यमंत्री का इतिहास देखते हैं पॉलिटिकल पदार्पण का, तो हमें नजर आता है कि वो महिलाओं के लिए लड़ने वाली एक नेता थी। चाहे वो एक गर्भवती बलात्कार पीड़िता के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री से राइटर्स बिल्डिंग में जाके लड़ना हो, या अलग अलग जगहों पे धरना या प्रदर्शन हो। लेकिन आप जो ये बात बोल रही हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि लगातार क्राइम बढ़ रहा है। तो क्या ममता बनर्जी कमजोर हो गई हैं, इस वजह से उस तरीके का एक्शन नहीं ले पा रही हैं, या ये भी एक प्रकार का भ्रम है जो नहीं, फैलाया जा रहा है? वो कमजोर नहीं हुआ है, उसका जो साथी लोग है ना, उन लोगों की द्वारा ही ये क्राइम हो रहा है। बंगाल में हमने आरजी कौर का जो घटना देखा है, उस घटना में कौन कौन जड़ित है?
उसका जो उसका दल के लोग है वो लोग जड़ित है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर कामदुनी में जो कि बात हुआ कि एक पंचायत की प्रधान उसके बेटे ने एक बच्चे जो नाबालिका है उसको धर्षण किया और उसके बाद एकदम ऐसे ही वो जीवित थे वहां पर उसको जला दिया। और फिर उसका जब बात लेकर जब सब लोग वहां पर पहुंचे तो ममता बनर्जी ने उसके माँ के सामने बोला, क्योंकि उसकी पार्टी की पंचायत की प्रधान थी और उसके लड़के ने वो क्राइम किया, तो उसने वहां पर जाके ये बोला कि ये बच्चा जो है वो अंतःसत्त्वा थी, प्रेग्नेंट थी। तो ममता बनर्जी अब बंगाल में खड़े होकर बंगाल के जितने सारे क्राइम है उस क्राइम को और क्राइम करने वालों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो सभी उसके आपस के दल के लोग हैं, कहीं कहीं तो उसके घर के लोग भी मिले जुए हैं। इसीलिए ऐसे कामों में सपोर्ट ममता बनर्जी कर रहा है। और बंगाल की लड़की की सुरक्षा एकदम किस तौर पे है आपको तो पता ही। कौशबा लॉ कॉलेज देख लीजिए, पढ़ाई का जगह है। कौशबा लॉ कॉलेज में हमने क्या देखा कि एक टीएमसी यूनियन की लड़की, वो टीएमसी यूनियन करती थी और जो उसको धर्षण किया है वो भी टीएमसी का लीडर है, टीएमसी छात्र नेता है, उसने उसका धर्षण किया। तो क्या हुआ, बंगाल में कहीं भी लड़की लोग सुरक्षित नहीं है और ममता बनर्जी को खुलेआम चौक आंखों में ये सब कुछ दिखकर भी आंख बंद करके रखा है। ये तो बंगाल का महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दा जो है वो ये जो सुरक्षा का भाव है वो रहने वाला है इन चुनाव जरूर रहेगा। में। या बंगाल की जो लक्ष्मी बैंक मिल रहा है, जो लकी भंडार जो बढ़ गया है वो मुद्दा रहेगा। लक्ष्मी भंडार उसने 500 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन अपने घर का जो लड़का है, अपने घर का जो बुजुर्ग है, जो काम कर रहा था उसको डीए नहीं मिल रहा है, जो लड़का है उसको काम नहीं मिल रहा है, घर का जो लड़का शिक्षा के लिए अच्छा तरह से इस बंगाल से बेनिफिट लेना था वो नहीं मिल रहा है, काम नहीं है बंगाल में, उसको बंगाल से बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसा स्थिति है। तो हर वक्त मुद्दा तो एक है, हम लोग लड़की है, लड़की एक मुख्यमंत्री है, तो हम लोगों का सबसे बड़ा डिमांड है लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों के लिए काम, लड़कियों के लिए स्वरोजगार योजना, ये सब है जो प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम कि ये नहीं चल रहा है, बंगाल में पूरी तरह वो बंद हो चुका है। तो यही बात को लेकर आगे की जो निर्वाचन है 2026 का, इसका मुद्दा है जे हमारा लड़की लोगों का सुरक्षा के लिए इस बंगाल से इस टीएमसी को हटाना है, ये ममता बनर्जी के जो सरकार है इसको हटाना है। क्या वापस लेफ्ट कांग्रेस पे भरोसा जताएंगे आप लोग या बीजेपी को चांस देंगे? देख रहे हैं लेफ्ट कांग्रेस जो था ना, लेफ्ट ने अपना 34 बरस का शासनकाल दिखा दिया, कोई उन्नति नहीं हुआ बंगाल में, हर कारखाना बंद हो चुका था, शिक्षा व्यवस्था में भी कोई उन्नति नहीं। और उसने क्या किया, बाहर की पॉलिटिक्स को हमारी बंगाल के अंदर हमारी संतान सनातनी जो भावधारा है उसको एकदम डिस्ट्रॉय करके ऐसे ही काम करने चाह रहे थे। और अब कांग्रेस की बात कर रहा है, वो तो एकदम पप्पू का संगठन है भाई, अरे बाप रे, पप्पू भैया का संगठन है वो, या LOP बंगाल है वो देश में। रहने दीजिए भाई, वो एलओपी को तो हम कभी कभी देखते हैं, हाँ, साधारण नागरिक के लिए वो हाँ, कभी कोई भी मुद्दे पे रास्ते पे नहीं उतरा है, हाँ, आम जनता के पास आम जनता बनकर नहीं रखा है। हाँ। तो जो लीडर आम जनता बन के रास्ते पे रहेगा, आम जनता के साथ रहेगा, उसी को हम वोट देंगे, उसी को हम जीतेंगे। और प्रधानमंत्री जी सारे विश्व में हर जगह पे वो हर एक आदमी के पास, हर एक महिला के पास, हर एक भाई के पास, हर एक पुरुष के पास एक आम जनता बनकर रही है। उसने खुद कहा कि मैं आप सभी का चौकीदार हूँ, आप सो जाइए हम जागते हैं। चौकीदार क्या करते हैं, हम लोगों को सुरक्षा देते हैं। तो भैया हमको सुरक्षा देंगे और हम बहने लोग उनको अवश्य जिताएंगे, बंगाल में बीजेपी का सरकार ही होगा। चलिए आपसे मैं और बात करता हूँ, यहाँ कुछ और लोग भी खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विनीत पांडे, कहाँ से हैं? बेलूर से। बेलूर से ही है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए इस बार इलेक्शन में? देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार की जो परिसीमा है हाँ, वो एकदम बहुत बेकायदे हो चुकी है। अच्छा, भ्रष्टाचार ममता बनर्जी के सरकार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, और भ्रष्टाचार जिस तरह से आप देखे हैं कि उनके प्रत्येक मंत्री, हाँ, प्रत्येक संतरी, हाँ, प्रत्येक सैनिक हाँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार इस लेवल पे पहुंच गया है कि अब ममता बनर्जी उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अच्छा। अब सादी साड़ी और हवाई चप्पल वाली मुख्यमंत्री के रूप में टीएमसी उन्हें प्रोजेक्ट करता है, एज मास लीडर प्रोजेक्ट करता है और उन पे आप करप्शन के चार्जेस लगा रहे एकदम आप देखिए, एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, प्रेस मीट हो रही थी, हैं। हाँ, उसमें उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि अकेले मत खाओ, सबको खाने दो। तो जिस जिस प्रदेश का गुरु इस तरह का होगा, उसके स्टूडेंट कैसे होंगे आप समझिए। जिस प्रदेश में ये शिक्षा दी जाती है कि सरकार के पैसे को बांट कर खाओ, अकेले मत खाओ, इसलिए जिस प्रदेश का गुरु की शिक्षा ये हो सकती है, उसका मंत्री संतरी सब तो करप्शन में लिप्त हो सकते हैं। वैसे अभी जो एसआईआर को लेकर माहौल बन रहा है बंगाल से लेकर दिल्ली तक,
उस पर आप लोगों का क्या मानना है? क्योंकि आप लोग तो अपने नियर बाय इलाके में देखते होंगे, क्या असंतोष है कि इलेक्शन कमीशन के प्रति, या क्या चीज़ है? कह रहे हैं लोग कि ये जो मूव है वो बैकफायर करेगा, लोगों को परेशान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। नहीं, ये तृणमूल वाले बोल रहे हैं। अच्छा। भारतवर्ष के और भी राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं। हाँ, किसी भी तरह का आपने बाधा देखा? नहीं। लोग संतुष्टजनक से होकर हियरिंग अटेंड कर रहे हैं। हाँ। उनको उस परेशानी में भी उनको अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ रही है, इसलिए उस परेशानी को भी झेल रहे हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे उनको केवल दर्द इसलिए हो रहा है, ममता बनर्जी की सरकार के लोगों को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उनके जो वोट बैंक है वो पूरे फॉल्स वोटर पे डिपेंडेंट है और फॉल्स वोटर एसआईआर के माध्यम से हट जा रहे हैं। वो अच्छा। वोटिंग नहीं करा पाएंगी, वो फॉल्स वोट नहीं डाल पाएंगी, वो बखूबी जानती हैं, इसलिए उनके सीने में दर्द हो रहा है, उनके छाती में दर्द हो रहा है कि एसआईआर उनके लिए गलत है। क्या नाम दीदी आपका? मौमिता अधिकारी। अच्छा, तो आप बंगाली में बात करेंगे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों के लिए चुनाव का? हम लोग तो বিজেপি সরকারকেই মানে আমরা বাংলায় বলছি। हाँ। আমরা এই পশ্চিম বাংলায় এবার বিজেপি সরকারই চাই। কারণ মমতা ব্যানার্জি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মহিলাদের কোনো সুরক্ষা দিতে পারেননি, ছেলেদের চাকরি দিতে পারেননি এবং মহিলারা প্রতিনিয়ত বাড়ি থেকে বেরোলে আমাদের মহিলাদের সবসময় ভয় থাকে কোথায় ধর্ষণ হচ্ছে, কোথায় মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মহিলাদের এখানে কোনো রকম সম্মান, কোনো রকম ইজ্জত মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দেন না। আমরা দেখেছি যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আছে সেইখানে সব জায়গাতে মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়া হয়, সম্মান দেওয়া হয়। ওখানে সেই সব জায়গার জন্য আমরা দেখে উৎসাহিত হয়ে এবারে বিজেপি সরকারকেই আনবো এবং বিজেপি সরকারকেই ভোট দেবো। मुख्य बात आपने ये कही कि ममता बनर्जी भले ही महिला मुख्यमंत्री हो, लेकिन महिलाएं उनके राज में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, इसलिए आप लोग भाजपा की सरकार चाह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मेन चीज क्या है कि जब ममता बनर्जी से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आरजी कर पे हो या किसी भी अन्य मसले पे हो, तो वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। और ममता बनर्जी के समर्थकों का ये कहना है कि ममता दीदी महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगी, कैसे संभव हो सकता है? वो तो पीड़ित महिलाओं के लिए लड़ने के लिए सबसे आगे रहती हैं। ये तो भाजपा वालों का प्रपंच है, चुनाव में एक अपना स्टैंड लेने के लिए, अपनी पोजीशनिंग बनाने के लिए। না এখানে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যিনি প্রধান মুখ্যমন্ত্রী উনিই তো আমাদের পুলিশ মন্ত্রী। তা পুলিশ প্রশাসন সবকিছুই মমতা ব্যানার্জির কথাতেই চলে এখানে। মমতা ব্যানার্জি যেটা করে যেটা বলে পুলিশ সেটাই করে। আর এখানে যত রকম ক্রাইম মমতা ব্যানার্জির মানে ক্যাডাররা করে আর মমতা ব্যানার্জির পুলিশ সেগুলোকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। যত বিরোধী আছে এখানে বিরোধীদের শুধু কেস দেওয়া হয়, থানায় ধরা হয় এবং তাদের উপর অত্যাচার করা হয়। এখানে শুধু চাকরি চুরি শুধু নয়, এখানে সব রকম দুর্নীতি হয়। বালি চুরি থেকে শুরু করে, কয়লা চুরি থেকে শুরু করে, চাকরি নেই, প্রমোটারের মানে চোখ রাঙানো। এখানে কোনো জায়গায় আপনি একটা যদি দোকানও করেন সেখানেও কাটমানি দিতে হয়। সেই কারণে এখানে বাংলার মানুষ প্রচুর অত্যাচারিত হচ্ছে এই তৃণমূলের সরকারের দ্বারা। मतलब स्पष्ट है कि पुलिस मंत्री भी तो ममता बनर्जी ही है, यानी कि गृह मंत्री। तो देश में राज्य में जो भी क्राइम को लेकर घटनाएं होंगी, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की ही तय होती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आपने कही कि वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या जरूर है। হ্যাঁ, যারা সরকারি চাকরি তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ডিএ পাচ্ছে না। দেখছেন আপনারা টিভিতে দিনের পর দিন তারা ধর্ণা দিচ্ছে, আন্দোলন করছে। আইসিডিএস যারা কর্মীরা, আশা কর্মীরা দিনের পর দিন তারা ধর্ণা দিচ্ছে। তাদের 1000 টাকা করে বেতন বাড়িয়েছে কিন্তু তাতে তারা খুশি না। তারা চাইছে 15,000 টাকা হোক তাদের বেতন। তাতেও তারা খুশি না। প্রত্যেকটা যারা এই মিউনিসিপ্যালিটির কাজ করছে তারা মাইনে পায় না। তারাও ধর্ণা দেয় দিনের পর দিন। আপনারা নিশ্চয়ই মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পান। তারপর রাস্তাঘাট প্রচুর নোংরা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার হয় না, চারিপাশে নর্দমা নোংরা, বড় বড় গর্ত, মানে বেশিরভাগ দিনই অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। আমি নিজেই বছরখানেক আগে টোটোয় গর্তয় পড়ে উল্টে আমার হাত ভেঙে গেছিল। কোনো आपका উন্নয়ন নেই এখানে। नाले वगैरह की हालत इतनी बुरी है कि लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें आपका हाथ टूट गया था। सरकार की अस्पताल की व्यवस्था कैसी है इस जगह पे? সরকারি হাসপাতালে তো বলবেই না। আমার নিজের বাবা এই বছরখানে এই এক মাস আগে মারা গেছেন। আমি সরকারি হসপিটালে ভর্তি করতে গেছি। ওখানে সব জুনিয়র ডাক্তাররা বাবার ব্লাড টানছে। তারপরে যারা সুইপার কাজ করছিল তারা এসে হঠাৎ করে আমার বাবাকে অক্সিজেন দিচ্ছে। হ্যাঁ, তাই জন্য এইখানে সরকারি হাসপাতালগুলো সুইপার আর জুনিয়র ডাক্তার দিয়ে চালাচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। अस्पताल स्वीपर और जूनियर डॉक्टर के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? योगेश सिंह। योगेश जी, मतलब कि
बंगाल से हैं, बाहर ही हैं? नहीं, बंगाल से हमारा जन्म स्थान, कर्म स्थान बंगाल ही है। बंगाल कितनी पीढ़ियां हो गई? तीसरी पीढ़ी है। तीसरी। बड़ा मुद्दा है बहिरागत और मूल बंगाली को लेके, नहीं ऐसा कुछ चल रहा है? ये तृणमूल के द्वारा फैलाया हुआ विषय है। हाँ, पश्चिम बंगाल के साधारण लोग हाँ, इस के रहन सहन में किसी भी तरीके का बाहर के लोग अंदर के लोग का कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। ये तृणमूल के लोग और तृणमूल का एक अभिष्ट अंग, जिसको आप बंगला पक कह सकते हैं, उसके द्वारा ये फैलाया हुआ भ्रम है। अच्छा, ऐसा मतलब हमको लगा कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता है, मराठी गैर मराठी, लेकिन ये बंगाल में भी है, नहीं? नहीं, बंगाल में बिल्कुल नहीं है, केवल तृणमूल के द्वारा ही ये फैलाया नहीं, गया है। महाराष्ट्र में भी आम जनता के बीच में नहीं है, वहाँ पे भी वो जो मनसे है बस उसको बीच बीच में अपनी राजनीति चमकानी होती है तो आ जाता है। केवल पश्चिम बंगाल में शासक दल तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा और विशेषकर फिरहाद हकीम जो बंगला पक्ष के जो प्रमुख लोग हैं, हाँ। उनका कई आप चित्र या कई उनके एक साथ में कई मीटिंग करते हुए आप तृणमूल के नेताओं को देखेंगे, चाहे वो फिरहाद हकीम हो, अरूप विश्वास हो या अन्य कोई नेता हो। आप बहुत से लोगों को देखेंगे जो उनके द्वारा ये फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। इस मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दा है। ममता बनर्जी या टीएमसी पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि वो मूल बंगालियों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बंगाली वोटर्स के नाम एसआईआर में काट रही है और जो बहिरागत वोटर्स यानी कि जो बाहरी वोटर्स हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से बंगाल में बसा के अपने पार्टी को जितवाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो मूल रूप से जीतने में सक्षम नहीं है, इसलिए बंगाल में भी वोट चोरी करने का प्रयास चल रहा है। क्या मानना है आपका इस पे? इस पे स्पष्ट मानना है, ये पहली बात ये कि जो अभी आप खसरा वोटर लिस्ट तैयार हुआ है, उसमें केवल उन्हीं लोगों का नाम कटा है जो लोग ये पश्चिम बंगाल के वोटर थे, जिनका मृत्यु हो गया है, देहांत हो गया है, या जो लोग ये पाए नहीं गए हैं, उस पते पे पाए नहीं गए हैं, केवल उन्हीं लोगों का नाम कटा है। और जो ये विषय है कि सिस्टमेटिक तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ जोड़ा जा रहा है, उनके वोटरों का ऐसा एक भी प्रमाण इस चुनाव आयोग को तृणमूल के द्वारा नहीं दिया गया है। वो तो ये कह रहे हैं ना, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन बता दिया। उनका तो कहना ही यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, स्वतंत्र संस्था रही नहीं। मोदी जी के आने के बाद हर संस्था जो है वो सिर्फ मोदी जी के इशारों पर काम कर रही है देश में। ये तो अगर इस बात को ऐसा है तो इस बात को आप ऐसे क्यों नहीं हम समझें हाँ। कि ममता बनर्जी के सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल का कोई भी, आप अभी ये विषय बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल का कोई भी संस्था हाँ। क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप में काम कर रहा है? पुलिस को टेबल के नीचे छिपना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे लोकतंत्र है कहाँ? बंगाल की घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। क्या हम हमेशा जब वोटिंग परसेंटेज देखते हैं बंगाल की तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि कितनी बेहतरीन वोटिंग यहाँ के लोग करते हैं। और बंगाल का इतिहास देखा, 34 साल वाम दल रहा, 15 साल लगभग ममता बनर्जी जी को ही पूरे हो गए, चौथे चुनाव में वो जा रहे हैं। जब जनता परेशान है, अगर आपके अनुसार परेशान है, तो वो वोट क्यों करती है ममता बनर्जी को, दोबारा सरकार में क्यों लाती देखिए, जो वोटिंग का बात बोले तो पूरे पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल के लोग माने हर विषयों को पहले सोचते हैं, पूरा देश बाद में सोचता है। है? ये तो एक विषय है। यहाँ के लोग वोटिंग में देख लीजिए, यहाँ रक्तदान पूरे भारतवर्ष में सबसे बेसी रक्तदान होता है। इन सब विषयों पे तो पश्चिम बंगाल आगे है, निसंदेह, ये कोई विषय नहीं है। लेकिन इसके साथ आप देख रहे हैं वोटिंग, तो वामपंथी के शासन से लेके अब तक यहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या की जाती है। अच्छा, आप अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो विगत के विधान माने म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के चुनाव में विधाननगर का एक बूथ पे 104% वोट हुआ है। अच्छा, ये उदाहरण है, ये चुनाव आयोग के पास इसका तथ्य है। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र जिंदा है? यहाँ लोकतंत्र को मार दिया गया है सत्ताधारी दलों के द्वारा, चाहे वो सीपीएम का समय रहा हो या तृणमूल का समय रहा हो। 2011 में लोग जागरूक हुए थे, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल रही थी, इसमें परिवर्तन हुआ। इस बार भी अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा ले तो आप देखिए क्या स्थिति होती है। तो कैसे होंगे निष्पक्ष चुनाव? क्या करना पड़ेगा निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए? आप लोगों ने तो 2011 का चुनाव देखा हुआ है, क्या बदला था 2006 के चुनाव से 2011 के चुनाव में? 2011 का चुनाव में निष्पक्ष कराने का केवल और केवल यही हो कि जिस तरीके से 2006 में पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई भी दल का एजेंट ना हो, बाहर बैठे, उसके साथ साथ लोग 144 धारा जो लगाई गई चुनाव के समय लगता है उसका सही रूप से क्रियान्वित हो,
लोग एक एकत्रित होकर एक साथ किसी इलाके में सत्ताधारी के लोग किसी को डराए धमकाए नहीं, लोग निष्पक्ष होकर चारों तरफ बार बार सेंट्रल फोर्स का घूमना हो उनका, अगर इस तरीके का कार्य होता है तो इस बार निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन है। मतलब सबसे पहले जो जरूरत है, हमने बंगाल में जब ऑफ कैमरा बहुत सारे लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि जब तक 2011 जैसा माहौल नहीं यहाँ पे आएगा, अब वो उस माहौल से उनका तात्पर्य ये था कि 2011 में जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस जो थी वो मौजूद थी, उस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस यहाँ चाहिए, उसके बाद ही निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल भाई और चुनाव निष्पक्ष हो ये बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम भाई साहब? जी भाई साहब, राजन सिंह। राजन जी, आप भी यहीं के हैं? जी, पश्चिम बंगाल का निवासी हूँ। पश्चिम बंगाल के। कैसा चल रहा है ममता दीदी का शासन? क्या लग रहा है? शासन तो ऐसा चल रहा है भाई साहब, दुर्नीतियों की भंडार है। अच्छा। जिस तरफ चले जाइए उस तरफ दुर्नीति दुर्नीति दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा है। विकास तो ऐसा लगता है कि किसी कैमरे या कहीं चिराग जैसा ढूंढना पड़ रहा है कि विकास है कहाँ। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। इतनी बुरी हालत। बहुत बुरी हालत भाई साहब। अगर आप भी पश्चिम बंगाल में आए होंगे तो आप रास्ते पे, सड़क पे, नालियों का रहन सहन, यहाँ का वातावरण, यहाँ का फुटपाथ, यहाँ के लोग, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, हर व्यवस्था से आप भी अवगत होंगे। हमें ट्रैफिक तो बताने यहाँ की बहुत जरूरत नहीं टाइट है। हमें बताने की जरूरत, आप खुद अवगत होंगे। यहाँ जो चरम मतलब हर एक व्यवस्था दुर्नीति का शिकार है। आप किसी भी व्यवस्था में चले जाइए, दुर्नीति वहाँ सबसे पहले दुर्नीति आगे खड़ा हो जाएगा। आपका नाम दोस्त? सोनटू दास। सोनटू दास। आप बंगाली? एकदम बंगाली। हाँ, खाटी बंगाली। हाँ नहीं, हाँ? बंगाली है। बंगाल में जो रहता है वो सौ भी बंगाली है। हाँ। ऐसा कोई नहीं, बात जैसे नहीं है। ये 3 पीढ़ी पहले आए, लेकिन आपका नाम देख के मुझे सोच के लगा कि आप यहीं के रहे हैं। ये पूरा यही की रहने वाला है। यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ से अपन पीछे? हाँ हाँ, पीछे किधर से? आप ग्राम कौन? ग्राम ग्राम हमारा ग्राम है बांकुड़ा। 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 हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव वगैरह को लेकर किस तरीके की बातचीत चल रही है, माहौल चल रहा है? क्या परिवर्तन या फिर से दीदी पे भरोसा? परिवर्तन तो हो गया। हो गया। तो पश्चिम बंगाल का मनुष्य माने जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है हाँ। वो मन बना लिया। ये जो टीएमसी का सरकार चल रहा है, हाँ। ये सरकार नहीं चला है, सर्कस चल रहा है। 15 माने साल से इधर सरकार नहीं चल रहा है, सर्कस है। चल रहा है, सर्कस। अच्छा। पश्चिम बंगाल में 2 ठो शिल्पो दीदी ने किया है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री ने 2 ठो शिल्प इधर किया है। एक ठो लोटो, लूटो लूटो, लूटो। एक ठो लूटो हाँ। और एक ठो टोटो। टोटो। बंगाल के जहां पर जाइएगा हर हाँ। रास्ता में वो बीएससी पास करे, एमकॉम करे, जो भी करे, हाँ। चाकरी तो इधर नहीं है। हाँ। तो क्या करेगा? टोटो चला रहा है। और जिसको पास टोटो नहीं है हाँ। वो लूट रहा है। टीएमसी को जो नेता है वो लूट के खा रहा है। लोटो और टोटो, ये तो दोनों ही शिल्प है बंगाल में। शिल्प माने उद्योग। ममता दीदी ने 2 उद्योग शुरू किए हैं, लोटो और टोटो। नहीं, क्या एकदम, बात है एकदम, दास एकदम। साहब। लेकिन एक तरफ तो ममता दीदी कहती है ना कि ये इनका जो मॉडल है वो वेलफेयर मॉडल है, झूठा मॉडल नहीं है बीजेपी वालों की तरह। ये जो बजट पेश करती हैं, अपना रिकॉर्ड पेश करती हैं, वो सच्चाई का मॉडल है। गरीबों के लिए बनाया हुआ सरकार है, गरीबों के लिए सरकार काम करती है। लक्ष्मी भंडार के थ्रू महिलाओं को पैसे मिलते हैं। अब बेरोजगारी भत्ते से क्या कहते हैं, बेरोजगारों को पैसे मिलेंगे। वो सभी को साथ में लेकर चलती है। तो बात हमको समझाइए, जो बजट दीदी ने किया है हाँ। वोट का पहले जो बजट है तो पूर्णांग बजट नहीं है। ये बजट इलेक्शन का बाद सरकार परिवर्तन होगा तो नेक्स्ट बजट फिर से होगा। तो ये जो बजट किया है, ये बोलिए वेस्ट बंगाल में जितना सरकारी स्कूल है इसके लिए कितना दिया है? दिया है मद्रासे के लिए बजट में रुपया दर्ज किया। तो जो सब स्कूल बंद हो गया उसको खोलने के लिए 8000 स्कूल गोटा वेस्ट बंगाल का प्राइमरी स्कूल बंद हो गया, उसके लिए कोई पैसा निर्धारित तो नहीं हुआ। लक्ष्मी भंडार देकर एक ठो 1500 500 बढ़ा दिया। लक्ष्मी भंडार देखा क्या होगा? जिसका लक्ष्मी है, जिसका बेटा है, वो चाकरी नहीं पा रहा है, उसका चाकरी नहीं हो रहा है, तो लक्ष्मी भंडार लेकर वो क्या करेगा? 1500 देकर उसका पूरा महीने चल जाएगा। उसका बेटा पढ़ा हुआ है, वो लिखा पढ़ा जानता है, किंतु चाकरी नहीं है उसका पास। चाकरी के लिए शिल्पों ले आइए, शिल्पों के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग तो यही बोल रहा है, जे बीजेपी सरकार 2026 में आएगा, पहला मुद्दा होगा हम लोग का, जे ऐसा बंगाल बनाएगा जिस बंगाल में डर नहीं रहे। ये डर का बंगाल हटाना पड़ेगा। पूरा भय का बंगाल हो गया। पूरा बारूद और बंदूक का ऊपर बंगाल को खड़ा कर दिया दीदी में 15 बछर में। और ऐसा हमरा सरकार
बनाने के बाद हम लोग क्या करेगा, पहले शिल्प ले आएगा। जिस राज्य में शिल्प नहीं है, जिस राज्य में कर्मसंस्थान नहीं है, वो राज्य भाता दर का नहीं चल सकता है। ये तो मानुष को भिखारी बना दिया। आज पश्चिम बंगाल में कोना कोना में पहले कुछ साल पहले भिखारी दिखाई देता है। हाँ। आज पश्चिम बंगाल में ऐसा भिखारी नहीं दिखाई देता है, किंतु पश्चिम बंगाल का हर युवक को, हर युवा को, हर महिला को भिखारी बना दिया है सरकार। भाता देकर भिखारी बना दिया। आपने डर का जिक्र किया, किस बात का डर, किस बात का भय? क्योंकि हम भी जब रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहे थे तो हर आदमी एक ही सलाह दे रहा था, संभल कर, संभल कर। भाई भारत का हिस्सा है बंगाल, यहाँ क्या संभल कर? यहाँ तो जिसका जो मन होगा, जिस तरीके से मन होगा उस तरीके से काम करेगा। किस बात का डर है, भय किस बात का है? भय पूरा बंगाल में भय एकदम डरा हुआ परिस्थिति है। कैसा डरा हुआ परिस्थिति है? अब एक तो बिल्डिंग बनाए हाँ। तो तृणमूल लोग को टाका देना पड़ेगा, नहीं तो बिल्डिंग नहीं होगा। अब रास्ता को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसको टाका देना पड़ेगा टीएमसी लोकल लीडर को, नहीं तो नहीं बनने देगा, रास्ता नहीं होगा। और जो प्रतिवाद करेगा, जो धर्षण हो रहा है, सो 2012 से पार्क स्ट्रीट का जो धर्षण कांडो, प्रवासी का जो धर्षण हुआ था, उससे लेकर कानूनी अब काटवा कस्बा लॉ कॉलेज जिधर भी हुआ है, सबसे बड़ा बात आर्टिकल में जो हुआ, वो जो करता है उसको पकड़ने के लिए जो मजबूत प्रशासन होने चाहिए, वो माने हटा देता है, सबूत तो हटा देता है। आज जो प्रतिवाद करेगा उसके ऊपर गोली चलेगा, बम चलेगा, उसका घर भांगचूर होगा, दुकान भांगचूर होगा। तो मानुष डरा हुआ है। मानुष इस साल मन बना लिया जे सरकार को जाना चाहिए, चल गया है, सरकार नहीं है, सरकार कोमा में है। ये हमको विश्वास करना पड़ेगा। तृणमूल सरकार अभी नहीं है, वो जा रहा है, वो चल गया। देखिए, जब बंगाल में हम बात करने का प्रयास करते हैं लोगों से, तो 10 लोगों को अगर रोकने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यक्ति से बात संभव हो पाती है। पर्दे के पीछे कुछ लोग जरूर बात करते हैं, कैमरे के पीछे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इन कुछ दिनों में समझ में आई है, वो है राइट टू लाइफ। एक भय है लोगों के भीतर, एक डर है लोगों के भीतर कि जो पहले बंगाल की एक तासीर थी चुनावों की या राजनीति की, कि कार्यकर्ता से कार्यकर्ता लड़ते थे, कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट होती थी, वो एक स्तर अब आगे बढ़ गई है। ऐसे में चुनाव निष्पक्ष किस तरीके से होंगे, इस चीज को लेकर इलेक्शन कमीशन को भी सोचना होगा। और जिनके पास इस राज्य का गृह मंत्रालय है, जिसे यहाँ पे पुलिस मंत्री भी कहा जाता है, उनको भी ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है कि लोगों को राज्य में रहने से डर लगने लगा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।